प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आप लोग के अनुरोध पर हम इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे छात्रों का डिमांड थी, सर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा वादा है, जिसने पूरा वीडियो देखा उसका इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी जनरेटर शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। ज़रूरत है आपको पूरा देखने का, और जिनको आता होगा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही स्किप कर जाइए। लेकिन जिसको नहीं आता है, जिसको लगता है मशीन में उसको डाउट है, पूरा वीडियो देखे। आधा अधूरा देखने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं और शेयर भी करिएगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या पढ़ना होता है? दो चीज़ हमको पढ़ना है। पहला क्या है? पहला है डीसी जनरेटर, दूसरा पढ़ना है डीसी मोटर। और आज जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो दोनों में कॉमन है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को दोनों को मिलाकर हम कहते हैं डीसी मशीन। और डीसी मशीन की संरचना जो होती है, जो समान होती है, उसमें मात्र एक अंतर होता है। मैं आगे जिक्र भी करूंगा इसमें। तो पहले समझ जाइए कि हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन संरचना दोनों की पढ़ रहे हैं। यही चीज़ मोटर में फिर रिपीट होने वाली है, तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मोटर में मैं फिर संरचना नहीं पढ़ाऊँगा, सीधे उसका प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा। तो ये दोनों का कॉमन पार्ट है, डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर। तो पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं डीसी जनरेटर का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल उठता है, सबसे पहले किसी का पूछा जाता है तो परिचय पूछा जाता है, भाई आप कौन है? तो आप जवाब देते हैं कि फलना नाम है मेरा, ये है वो है। उसी तरह जब डीसी जनरेटर की बात आई तो पहला नंबर जान लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं क्या? डीसी जनित्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीसी जनित्र। लेकिन आप ज़्यादातर बुक में डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, डीसी जनित्र बहुत कम ही देखने को मिलता है। और एग्जाम में भी अगर आपको पूछा जाएगा तो डीसी जनित्र जहाँ लिखा रहेगा वहाँ जनरेटर भी ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा, भले वो हिंदी में ही जनरेटर लिख दिया गया हो, ठीक है। इसीलिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसमें मैं वर्ड टेक्निकल रखूँगा जो इंग्लिश में होगा। जैसे मोटर को मोटर ही लिखेंगे हम, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। अब उसको आप हिंदी में जनित्र लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। और बाकी सारे लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी में होगा। आपको पूर्णतः समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा हिंदी से और प्योर इंग्लिश से। प्योर इंग्लिश में क्या होता है, आपको वाक्य नहीं समझ में आता है, और प्योर हिंदी में क्या होता है, आप वर्ड नहीं समझते हैं टेक्निकल। तो मैं एंग्लो हिंदी में लिखूँगा इस चीज़ को और बताऊँगा आपको, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों भी मैं लिखा हूँ, तो सरल भाषा में मैं लिखा हूँ। इस चीज़ को आप आगे महसूस करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा उस चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में डीसी जनरेटर क्या है। तो डीसी जनरेटर क्या है? एक मशीन है। देखिए मैं लिख दिया हूँ आपको सरल भाषा में। डीसी जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत लोगों के दिमाग में होगा मशीन क्या होता है। तो मशीन आप सब फिल्म देखे होंगे, 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने भी बताया है परिभाषा। मशीन क्या है? जीप से लेकर जहाज तक क्या है? मशीन है। तो मशीन की परिभाषा यह है कि जो हमारा काम आसान कर दे, वो क्या है? एक मशीन है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी जनरेटर की बात हो रही है। तो डीसी जनरेटर क्या है? एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अल्टरनेटर क्या करता है? वो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनामो क्या करता है? वो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 3 मशीन ऐसा हो गया इलेक्ट्रिकल में, जो क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो तीनों में अंतर क्या है? अब यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई। डीसी जनरेटर, डायनामो और अल्टरनेटर, तीनों का किताब में यही लिखा हुआ है। बुक्स में परिभाषा आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या तीनों में कुछ अंतर है? समझ लीजिए, मैं तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको एक साथ। तो डीसी जनरेटर क्या है? एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक डीसी और एक एसी। तो जो डीसी ऊर्जा देती है हमको विद्युत ऊर्जा, वो क्या है? डीसी जनरेटर है। जो एसी ऊर्जा देती है वो अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब सवाल उठता है कि डायनामो क्या है? तो डायनामो भी क्या है? एक डीसी जनरेटर है। जो छोटे आकार के जनरेटर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायनामो कहते हैं। क्लियर है? अब देखे होंगे बचपन में साइकिल चलाते होंगे छोटे वाली, उसमें एक बल्ब लगा होता था आगे, कहाँ? हैंडल के पास। इस तरह से यहाँ पर क्या होता था? बल्ब होता था। अब ये बल्ब बिना बैटरी की जलती थी। आप सोचते होंगे उस समय छोटे होंगे कौन सा इसमें मैकेनिज्म काम कर रहा है, कौन सा जादू कर रहा है। लेकिन कोई जादू नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? जब आप पैंडल मार रहे थे तो पैंडल आपका किस रूप में काम कर रहा था? प्राइम मूवर के रूप में। किस रूप में? प्राइम मूवर के रूप में। और प्राइम मूवर क्या होता है? आज भी जो डीसी जनरेटर है तो उसको हमको मैकेनिकल ऊर्जा के रूप में क्या प्राइम मूवर काम करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह क्या होता है? आधारित होता है। और यह कहता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक को घुमाया जाए या किसी चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड घुमाया जाए तो उसके कंडक्टर में क्या होगा? एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो वही काम होता था डायनामो में, वही काम होता है डीसी जनरेटर में। तो अगला क्वेश्चन ये उठ जाएगा आपसे कि डीसी जनरेटर या डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत। तो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का कार्य क्या है? तो डीसी जनरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। और कैसी विद्युत ऊर्जा? डीसी विद्युत ऊर्जा। डायनामो का कार्य क्या है? तो भाई डायनामो भी क्या है? डीसी जनरेटर ही है, छोटा है। जिस तरह से डॉग है, डॉग के छोटा डॉग को क्या बोलते हैं हम लोग? पप्पी बोलते हैं। नाम चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही बात यहाँ भी है कि डीसी जनरेटर ही है, छोटा साइज है, तो इसको स्पेशली नाम दे दिया गया क्या? डायनामो। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी जनरेटर का कार्य, तो क्या आंसर हमारा होगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? डीसी ऊर्जा। डायनामो का कार्य, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। कैसा विद्युत ऊर्जा? डीसी ऊर्जा। अल्टरनेटर का कार्य, अल्टरनेटर बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। उसका भी कार्य यही है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करना। लेकिन कैसा विद्युत? एसी विद्युत। उसका मैकेनिज्म भी अंतर होगा, बनावट में भी अंतर आएगी, लेकिन अब बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर क्या होगा? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है? तो क्या है? किसी चुम्बकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को जब हम घुमाते हैं या किसी कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स घुमाते हैं तो दोनों स्थिति में क्या होगा? कंडक्टर कट करेगा किसको? फ्लक्स को। ठीक है। और उस फ्लक्स में क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। जिस तरह से सब्जी आप काटते होंगे, कोई कोई सब्जी चाकू से काटता है और कोई कोई, आप गाँव में रहते होंगे, उसको हमारी तरफ पहसूल बोला जाता है, उससे काटते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में यही अंतर होता है, जब चाकू से काटते हैं आप तो चाकू चलाया जाता है तब भी सब्जी कटता है, और जब पहसूल चलता है तो सब्जी चलता है, चाकू पहसूल स्थिर रहता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। गाँव देहात के होंगे तो, और जो नहीं देखा होगा वो नहीं समझ पाया होगा, तो उसके लिए बात ही अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी परिचय देखा, परिचय में जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आप समझ लिए। अब अगला
आएगा आपको, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। डीसी जनरेटर का सिद्धांत पूछा था तो हमारा आंसर क्या था? हमारे पास आंसर था कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया है कि डीसी जनरेटर या डायनेमो में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस पर कार्य करती है, तो किस पर होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम क्या है अभी हम लोग कार्य पद्धति पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानना है आपको, क्योंकि अभी हम संरचना पढ़ेंगे और जो नियम कहता है एक सिद्ध से पढ़िए तो समझ में आएगा। सिर्फ इतना जान लिए, यहाँ इस कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन एक साथ आएगा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर, और ईएमएफ की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास और भी सामने आया क्या भाई? संरचना। संरचना किसे कहते हैं? संरचना मतलब बनावट। बनावट मतलब भाई आदमी की बनावट कोई कहे क्या है, तो 2 आँख होता है, 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है, हम जानते हैं। उसी तरह डीसी जनरेटर की बनावट क्या है? इसमें भी जो जो पार्ट्स हैं, इसके बॉडी पार्ट्स हैं, उनका कार्य क्या है, वो बनावट कहलाता है। जिस तरह आदमी के हाथ, कोई पूछे कि आपके हाथ से क्या करते हैं भाई? लिखते हैं, खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका एक स्पेशली कार्य है, और वो कहाँ स्थित है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसको हम समझेंगे और इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, और मैं वादा करता हूँ आपको वीडियो अंत खत्म होते होते आपको सारी चीज़ याद भी हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मशीन के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए ये आप कहेंगे, कोई कहता है खोल कहते हैं, कोई बोलता होगा फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अगर आम चाल भाषा में बोले तो कोई कहेगा फ्रेम है, बोलता है ना, बाहरी भाग का फ्रेम है। कोई कहेगा क्या? खोल है। हाँ, बात सही है, फ्रेम ही है, खोल ही है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन में इलेक्ट्रिकल के रूप में एक इसका स्पेशली नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं योक। क्या कहते हैं? योक। इसे हम कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम योक, YOKE, योक। अब योक जो है क्या है? बाहरी भाग है, बाहरी बॉडी है या फ्रेम है, कुछ भी कह लीजिए उसको। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डीसी जनरेटर के योक या फ्रेम या बाहरी बॉडी किस चीज़ का बना होता है? देखिए मैं लिख दिया हूँ, यदि क्वेश्चन स्पेशली रहे कि छोटे जनरेटर का योक किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। क्या जवाब देंगे आप? कास्ट आयरन। छोटा जनरेटर पूछेगा, जब ही आएगा कि स्मॉल जनरेटर मेड बाय योक, तो क्या आंसर होगा? कास्ट आयरन। यानी छोटे जनरेटर का बॉडी या फ्रेम या योक कुछ भी पूछे आपसे, क्या आंसर होगा आपका? कास्ट आयरन। यही क्वेश्चन देगा कि बड़े मशीन का क्या होगा, तो कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील। ठीक है, क्या होगा? कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील। आंसर क्या होगा? कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील। अब कोई कहे कि भाई छोटा बड़ा नहीं पूछे, सिर्फ अगर पूछ दे आपसे कि डीसी जनरेटर का, अभी तो हमने कहा कि बड़ा का होगा क्या होगा, छोटा का क्या होगा, सिर्फ डीसी जनरेटर आ जाए तब क्या होगा, तो क्या होगा? प्रायः उसमें प्रायः शब्द जुड़ा होता है कि कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, यानी अगर कुछ नहीं कह रहा है तो कास्ट आयरन। अगर आपसे पूछ रहा है कि छोटे ये क्या होगा, तो कास्ट आयरन। कुछ भी नहीं कह रहा है तब भी कास्ट आयरन, सिर्फ जनरेटर कह रहा है तब भी कास्ट आयरन। यानी याद क्या करना है आपको? सिर्फ याद रखना है कि कास्ट आयरन का होता है, और बड़े मशीन अगर पूछ दे तब कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का प्रयोग होता है, यह ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या जवाब देंगे कब आंसर में? सारे हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। अब देखिए ये पार्ट्स है, ये 3 भागों में खुलता है। ये बीच वाला भाग जो होता है मेन पार्ट्स कहलाता है। देख रहे हैं, ये फिगर दिखाई दे रहा है होगा
आपको ये फिगर है, और इसमें कुछ मैकेनिज्म होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि योक जो होता है ये मेन पार्ट्स है, इसके साइड में 2 प्लेट्स होते हैं और इसके बीच में क्या होता है, एक शाफ्ट लगा होता है जिसको मैकेनिकल शक्ति से हम घुमाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा योक पर क्या होता है, फील्ड और इंटरपोल माउंट होता है, फील्ड पोल और इंटरपोल माउंट होता है। और ये तीनों को मिलाकर, यानी इस पर फ्रेम पर जो जो माउंट होता है वो सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर। स्टेटर मतलब स्थिर रहने वाला भाग, बॉडी नहीं घूमता है, बॉडी घूमने वाला भाग नहीं है, और बॉडी पर जो जो चीज़ स्थित है वो क्या कहलाएगा, स्टेटर कहलाएगा। अगर हम टोटल पार्ट को कटराइज करें, 2 तरह का पार्ट है। कैसा पार्ट्स है, एक घूमने वाला पार्ट्स है और दूसरा कौन सा है, स्थिर रहने वाला पार्ट्स। तो 2 मुख्य बॉडी पार्ट्स है, कौन कौन, एक बॉडी है और एक शाफ्ट है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब अगला पेज खोल लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि 2 मुख्य पार्ट्स हैं, एक क्या है, बॉडी है, ये बॉडी दिख रहा है आपको। दूसरा क्या है, इसके अपोजिट, यहाँ मैं छोटा सा फिगर बना देता हूँ, ये शाफ्ट है, इसको हम मैकेनिकल शक्ति से घुमाते हैं, किसी भी जोड़कर, उसके लिए बैल जोड़ दीजिए या मोटर जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए, आप हवा जोड़ दीजिए, पानी से चलाइए, जैसे भी चलाएं यांत्रिक बल हम देंगे। और इस शाफ्ट पर जो जो माउंट होता है, क्या क्या माउंट होता है आगे हम देखेंगे। यहाँ 2 चीज़ समझना है, स्टेटर और रोटर की बात है। एक घूमने वाला भाग है और एक स्थिर रहने वाला भाग है। तो जितना स्थिर रहने वाला भाग होगा सब किस पर होगा, बॉडी पर माउंट होगा, और इसे इस सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। तो इस पर क्या माउंट होता है, पहला माउंट होता है क्या, फील्ड पोल और इंटरपोल। फील्ड पोल और इंटरपोल आगे चर्चा करेंगे, पहले ये चर्चा कर ले हम इस पर क्या क्या माउंट होता है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, स्टेटर आप समझ गए होंगे। स्टेटर का पार्ट कौन कौन है, बॉडी है और बॉडी पर माउंट होने वाले सारे पार्ट्स तो कौन कौन है, फील्ड पोल और इंटरपोल। अब देखिए इसके ऊपर में ये देखिए आपको इस तरह का ये लगा हुआ है, इसे आई बोल्ट कहते हैं, आई बोल्ट। आई बोल्ट का कार्य ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने के लिए ये कार्य करता है, किसी क्रेन के सहारे से एक जगह से दूसरी जगह कार्य क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आई बोल्ट क्या है, तो आई बोल्ट मोटर के योक के या फ्रेम के ऊपरी हिस्से पर एक लगा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन स्टेटर का पार्ट्स है अथवा नहीं है, तो स्टेटर का पार्ट क्या हो गया, बॉडी पर लगने वाला, बिना घूमने वाला, स्थिर रहने वाला भाग। तो कौन कौन है, पोल है, पोल में क्या क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, इसके नीचे क्या होता है, पोल शू होता है और इंटरपोल होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटर का पार्ट्स हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका कार्य क्या है, योग का कार्य क्या है। तो योग का कार्य मुख्य रूप से क्या है, यह मशीन के सभी भागों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे हमारे बॉडी में त्वचा है, त्वचा का कार्य क्या है भाई, कुछ भी अगर होता है, धूप लगता है त्वचा को लगता है, पानी गिरता है त्वचा को लगता है। तो उसी तरह क्या है, ये इसका बाहरी खोल है, यानी योग है यहाँ पर मशीन भाषा में, हम आमचाल भाषा में खोल ही कहते हैं उसको। ठीक है, ये क्या करता है, बाहरी सभी चीज़ों को सुरक्षा करेगा, धूप से, पानी से, बाहरी आघात से। ठीक है, और इसके साथ साथ चूंकि ये बना होता है किसका, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्योंकि ये फ्लक्स जो यहाँ से लीक होता है तो फिर इससे क्या होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे योग का कार्य क्या है, तो सभी भागों को क्या करना, रक्षा प्रदान करना। इसके साथ साथ क्या है,
कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रिटर्न पाथ का रास्ता प्रदान करना। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के रिटर्न का क्या करना, रास्ता प्रदान करना। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा फिगर भी हम लोग देख लें, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिगर दिखाई दे रहा है, ये आई वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब देखिए हमने कहा कि 3 पार्ट्स में ये खुलता है। एक तो ये मेन पार्ट्स हो गया जो गोला दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स एक खोल दिया गया है, एक पीछे का पार्ट्स है। 2 ढक्कन होता है साइड प्लेट्स, एक मेन पार्ट्स होता है। और ये क्या है, सॉफ्ट है, जो अंदर ये भाग दिखाई दे रहा है आर्मेचर का, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर है, आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जनरेटर का बॉडी मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भागों में। कौन कौन, एक मेन पार्ट्स, मेन बॉडी, 2 साइड प्लेट्स, और मेन बॉडी कितने पार्टों में होता है, 3 पार्ट में बटा होता है। पूरी पार्ट के नहीं दे रहे हैं, इसमें हम सॉफ्ट को अलग रख रहे हैं, बॉडी की बात हो रही है। तो देखिए डीसी जनरेटर की बॉडी 2 साइड प्लेट लगे होते हैं, जिसके सहारे सॉफ्ट माउंट होता है। इसी पर क्या होता है, हमारा सॉफ्ट माउंट होता है। बॉडी को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये भी हम सामने लिख दिए हैं कि डीसी जनरेटर और मोटर की संरचना एक समान होती है। सिर्फ अंतर ये होता है कि जनरेटर के एंड प्लेट पर कुछ खुले होते हैं, अर्थात उसमें छिद्र होते हैं जो हवा लगने के लिए। जनरेटर में क्या होगा, कुछ छिद्र बने होंगे, जबकि मोटर में छिद्र नहीं बना होगा। ठीक ना, ये एक मुख्य अंतर है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए, अब हम जिक्र करते हैं पोल की। पोल क्या है, तो जो हमने कहा कि पोल जो होता है, ये बॉडी था, देखे होंगे, इसी पर बना देते हैं। ये बॉडी है गोलाकार। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दें। ये बॉडी था, इस पर एक पोल माउंट हो गया। इधर भी हो जाएगा एक, इसमें हम कितना भी कर सकते हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पोल हो गया। पोल क्या है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल जो होता है बॉडी पर किसके द्वारा माउंट होता है। ठीक है, तो ये बोल्ट द्वारा माउंट किया जाता है। क्या किया जाता है, बोल्ट द्वारा माउंट किया जाता है। देखिए मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पर, पोल कोर जो योक के अंदर, बाहर ये हो गया अंदर में है, अंदर में बोल्ट की सहायता से कसा होता है। और पोल कोर के ऊपर एक बाइंडिंग लपटी हुई है, देख रहे होंगे। ये बाइंडिंग क्या कहलाती है, फील्ड बाइंडिंग कहलाती है। और फील्ड बाइंडिंग का कार्य क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना। और आर्मेचर बाइंडिंग के साथ क्या होता है, ये यहाँ आर्मेचर होता है, इसके साथ सीरीज या पैरेलल में जुड़ा होता है। कब, सेल्फ स्टार्ट के मामले में, अगर मोटर जनरेटर सेल्फ स्टार्ट जनरेटर है तो इससे जुड़ा रहेगा। और सेल्फ जनरेटर स्टार्ट क्या होता है, और शिफ्ट चुंबकीय और शिफ्ट से लागू होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जो स्पेशली इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी ये जानिए कि पोल जो होता है क्या होता है, पोल कितने होते हैं। तो पोल क्या होगा, बॉडी पर बोल्ट द्वारा माउंट होगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि पोल कोर बॉडी पर किस सहारे माउंट होते हैं, तो बोल्ट के द्वारा। उस पर वाइंडिंग जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ चौड़ा भाग है, यह कहलाता है क्या, पोल शू। ठीक है, ये शू इसलिए कहलाता है कि ये जूते के नाल के समान होता है। और इसका कार्य क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फैलाना, और ये जो वाइंडिंग किया जाता है फील्ड वाइंडिंग, इसको रखने से रोकना। ठीक है, ये वाइंडिंग क्यों करते हैं हम लोग, जबकि चूँकि हम जानते हैं कि जब भी हमको ईएमएफ उत्पन्न करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, चुंबक, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने का। और मैकेनिकल द्वारा अब आर्मेचर को हम घुमाएंगे तभी फ्लक्स कटेगा, क्योंकि सॉफ्ट माउंट होता है।
तो इसको हम मैग्नेट बनाने के लिए इस पर कॉइल लपेटते हैं और इसको क्या करते हैं, हम विद्युत सप्लाई देते हैं ताकि इस यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न हो सके। तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए दो विधि है, एक सेपरेटली एक्साइटेड, या तो इस पोल को हम क्या करें बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ें या इसके आर्मेचर से जोड़ें और आर्मेचर को घुमाएं। तो अशिष्ट चुंबक के कारण जो पहले से थोड़ा सा फ्लक्स रहेगा उसके कारण कटेगा और इसमें EMF उत्पन्न होगा, तो इसको भी मिलेगा और इसमें और ज़्यादा EMF उत्पन्न होगा और ये और बढ़ते जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोल कोर माउंट होता है किस पर, बॉडी पर माउंट होता है, किसके सहारे माउंट होता है। दूसरा क्वेश्चन तो बोल्ट के द्वारा माउंट होता है और फील्ड कॉइल कहाँ लपटा जाता है, तो पोल कोर पर लपटा जाता है। और पोल कोर किसका बना होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आपको समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। एक नोट्स भी आप बना सकते हैं छोटा मोटा ताकि आप समझ पाएँ। पोल शू अगला हिस्सा क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और पोल शू का कार्य क्या है, फील्ड वाइंडिंग को सरकने से रोकना तथा मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाना, ठीक है। अब पोल शू की पत्तियाँ जो होती हैं क्या होती है, लेमिनेटेड होती है और पतली पतली जोड़ कर बनाई जाती है क्योंकि ईडी करंट का लॉस कम हो। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोर को पत्तियों को लेमिनेट करके क्यों बनाते हैं, तो ईडी करंट लॉस कम करने के लिए। इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन आता है आपसे कि भाई देखिए इसका रचना थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, एक ही बार मैं समझा देता हूँ सारा चीज़। ये हाई वोल्ट हो गया, ये पोल हो गया, पोल पर हम फील्ड लपेट दिए, ठीक है। अब पोल कितना होगा, पोल जब भी होगा वो 2 के गुणज में होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो पोल है ये नॉर्थ और साउथ के रूप में व्यक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक जो होता है बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये कैसे है, ये सेंस ऑफ वाइंडिंग पर डिपेंड करता है, मैं आगे बता रहा हूँ। थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लीजिए। और ये जो पोल होता है ये अल्टरनेट होता है, एक साउथ एक नॉर्थ, एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है। ये हमेशा उसी तरह होगा। और ये निर्भर करता है, जब भी हम अगर मान लीजिए कि इसका वाइंडिंग हम कर रहे हैं तो आप पढ़े होंगे मैग्नेट में कि जहाँ से करंट इंटर होता है वहाँ पर क्या होता है, अंदर की ओर मार्क होता है नॉर्थ की ओर, और जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ साउथ की ओर मार्क होता है बाहर बाहर। तो ये देखिए जो हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है ये अंदरूनी हिस्सा है। तो ये अगर ये मैग्नेट है तो ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, ये बाहर बाहर ना नॉर्थ से साउथ है और अंदर अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो ये देखिए अंदर अंदर जुड़ा हुआ है और ये बाहरी हिस्सा है, तो यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है प्लस, और यहाँ क्या आ रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है। और इसका तरीका ये है, यहाँ पर साफ मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है देख लीजिए। अब करते हैं क्या इसके लिए, हम अगर इस पोल पर हम वाइंडिंग इस तरह से किए हैं तो दूसरी पोल पर क्या करेंगे, इसके अपोजिट करेंगे, यानी इधर से लेंगे। इससे क्या होगा, इसका नेचर बदल जाता है और करंट की दिशा बदलने से इसकी पोल की प्रवृत्ति बदल जाती है। कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। अगर यहाँ से हम ऐसे उल्टा घुमा दें तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो ये जैसे हम वाइंडिंग लपेटेंगे, क्लॉक वाइज लपटे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज लपटते हैं, उस पर निर्भर करता है। इस चीज़ को आगे भी हम लोग देखेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग समझते हैं, कार्यप्रणाली में जब हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ देखेंगे। यानी इसके ऊपर जो वाइंडिंग किया होता है वो फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों के बीच, ये बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है, और बॉडी पार्ट क्या होता है, ये दोनों पोल कसा होता है और पोल के निचले हिस्से थोड़ा चौड़ा होता है, इसको इस यहाँ पर स्क्रू से कसा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, जब ये पूछेगा आपसे कि पोल शू बना होता है, वो भी लेमिनेशन का बना होता है स्टील का, और ये स्क्रू द्वारा कसा जाता है किस पर, पोल पर। अब पोल किस पर कसा जाता है, बॉडी पर, किसके द्वारा, बोल्ट के द्वारा। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि पोल शू बोल्ट द्वारा, पोल शू पोल पर स्क्रू द्वारा और पोल बॉडी पर बोल्ट द्वारा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग की बात आ रही है, इस पर हम जिक्र भी कर दिए पीछे कि पोल कोर पर तांबे की क्वाइल लपेटी जाती है, इस पर लपेटी जाने वाली साउथ और दूसरी पोल नॉर्थ की तरफ कार्य करती है। यानी जो पोल है देख रहे हैं, ये यहाँ से इंटर कर रहा है तो करंट यहाँ जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ कार्य कर रहा है। दूसरी में क्या होगा, हम यहाँ से अंदर करेंगे, यहाँ बाहर निकालेंगे, तो ये क्या करेगा, साउथ की तरफ कार्य करेगा। तो ये हम सेंस ऑफ वाइंडिंग पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जानते हैं कि जहाँ इंटर करता है उसको क्रॉस से, जहाँ बाहर निकलता है वहाँ डॉट से हम इस व्यक्त करते हैं। आप मैग्नेट में भी पढ़े होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ देख लीजिए, ये याद करना है, कुछ भाग याद करने वाला तो याद करना ही पड़ेगा। डीसी मशीन में एयर गैप 0.5 से 1.5 होता है, जिससे होकर फ्लक्स आर्मेचर कोर तक पहुंचता है। अगर मान लीजिए बीच में खाली स्थान रहेगा, ये जुड़ा तो रहता नहीं है आपस में, तो यहाँ क्या होगा, खाली स्थान रहेगा। अब इस खाली स्थान में क्या होता है, एयर होता है, तो एयर गैप ये क्या उतना होता है, 1.5 mm से 0.5 mm तक होता है। और अगर इसको कम कर दें तो क्या होगा, हम पतले फील्ड कॉइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा है जो कि पूछा जाता है। अब देखिए ये बात भाग हो गया जो स्थिर थे हमारा, और इंटरपोल की बात कर लें तो इंटरपोल भी क्या होता है, जस्ट पोल के दो पोलों के बीच में लगे होते हैं। अगर दो पोल है तो इंटरपोल भी कितना होगा, इसी के समान होगा, 2 होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, इंटरपोल की प्रकृति जस्ट अपने आगे वाले पोल के समान होती है। आगे वाले का मतलब जिस तरह से मोटर घूम रहा है उस दिशा में डायरेक्शन होगा। और मान लीजिए कि ये इस दिशा में घूम रहा है और ये क्या है, मेन पोल है, ये नॉर्थ है, तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब ये साउथ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। तो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये कि इंटरपोल की प्रकृति क्या होती है, तो जस्ट अपने आगे वाले के पोल के समान होती है। कितना होता है, तो जितना पोलों की संख्या होगी उतना ही होगा, क्योंकि दो पोलों के बीच में स्थित होता है। ये आपस में क्या होता है, सीरीज में जुड़े होते हैं, और आर्मेचर के साथ भी क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल में इतना याद रखना आपको। अब आते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर कहाँ होगा, तो शाफ्ट पर आधारित होगा। हमने कहा कि अब इन्हें स्टेटर का पार्ट देखा अभी, अब रोटर का पार्ट, यहाँ रोटर को आर्मेचर बोला जाता है। घूमने वाला भाग क्या है, रोटर कहलाता है, और यहाँ घूमता कौन है, आर्मेचर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ है रोटर ही, लेकिन उसका नाम स्पेशली डीसी में आर्मेचर दिया गया है। घूमने वाला भाग क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर पर जो भी क्या होगा, एक इस टाइप का होता है बेलनाकार, ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर आर्मेचर माउंट होता है। और इस पर भी क्या होते हैं, आर्मेचर में डक्ट बने होते हैं। डक्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। तो छोटे जनरेटर में क्लोज होते हैं, पतले वायर लगाना पड़ता है। और मैक्सिमम में क्या होता है, सेमी क्लोज होता है, आधा खुले होते हैं इस टाइप के दोनों तरफ से। और बड़े मशीनों में क्या होता है, बड़े मशीन में ओपन होता है। ओपन मतलब खाली होता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है आपको कि आर्मेचर में जो डक्ट बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं। आर्मेचर में जो डक्ट बनाए जाते हैं वो उसके 2 कारण हैं। एक तो ये घूमने वाला भाग है, अगर ये पूरा सॉलिड रहे, इसके ऊपर हम अगर कोई कॉइल रखते हैं तो इसका वेट बढ़ेगा, और ये वेट बढ़ेगा तो हमको अधिक मैकेनिकल शक्ति की जरूरत पड़ेगी। घुमाने के लिए प्राइम मूवर जाना पड़ेगा, तब ना ये घूमेगा, कंडक्टर काटेगा फ्लक्स। तो घुमाने के लिए हमको अधिक शक्ति पड़ेगी तो हमारा लॉसेज बढ़ेगा। इसलिए इसमें हम वाइंडिंग भी स्थापित करते हैं और इस कोर को हल्का भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि आर्मेचर कोर में डक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है, तो दोनों है, वाइंडिंग स्थापित करना और इसके साथ साथ क्या है, इसमें कॉइल भी स्थापित किया जाता है। कितने तरह के होते हैं स्लॉट्स, 3 तरह के। कौन कौन, क्लोज, ओपन और सेमी क्लोज। तो क्लोज किस में होगा, छोटे मशीनों में, सेमी क्लोज प्रायः मीडियम मशीनों में, और बड़े मशीनों में क्या होगा, ओपन टाइप। याद रखेंगे आप। अब आया कि आर्मेचर कोर क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोकता है।
उसमें स्थापित होता है। और हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, आपको इसीलिए वाइंडिंग पहले पढ़ाया था कि जो भाग स्लॉट में होता है वो क्या कहलाता है, एक्टिव भाग कहलाता है। जो यहाँ पर मुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, इनएक्टिव भाग कहलाता है। इसीलिए मैं वाइंडिंग पहले पढ़ा दिया था आपको, उस चीज़ का कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है इन नामों को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आर्मेचर कोर का कार्य क्या है। आर्मेचर कोर का कार्य क्या है कि लो रिलक्टेंस पाथ उत्पन्न करना है, क्योंकि ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होगा और रिलक्टेंस उसी का कम होगा जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक उत्पन्न हो सके या सेटअप हो सके। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि आर्मेचर कोर का रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इस पर वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, और किस पर यह स्थापित होता है, शाफ्ट पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, इसका फिगर है इसी टाइप का, ये शाफ्ट है, ठीक है, और इस पर वाइंडिंग है, ये शाफ्ट है, और इसके साथ कम्यूटेटर माउंट होता है। कम्यूटेटर के बारे में हम आगे देखते हैं। ये देखिए सेपरेट है, ये क्या है, आर्मेचर कोर है। इसी के अंदर हम क्या स्लॉट बने हुए हैं और स्थापित किए हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर कर के ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है, ये सिलेंडर समान का होता है, और इसमें क्या होता है, एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। और आर्मेचर सीरीज तथा पैरेलल में क्या होता है, कनेक्ट होता है वोल्टेज के साथ। और इसके साथ साथ इसमें जब हम कम्यूटेटर से जोड़ते हैं तो दो तरह से जोड़ते हैं, एक लैप और एक वेव। तो क्या होता है लैप और वेव, इसको भी देख लेते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। और कम्यूटेटर क्या होता है, एक इसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इसका फिगर है, यह हार्डन माइका का बना होता है, यह आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, और कॉपर सेगमेंट बना होता है इसमें। और इसका काम एसी को डीसी में बदलना है, क्योंकि आर्मेचर में क्या होता है कि एसी उत्पन्न होता है। आर्मेचर में क्या होता है, एसी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन अभी पूछेगा आपसे कि आर्मेचर में क्या होता है उत्पन्न, कैसी ईएमएफ, तो एसी ईएमएफ, और आउटपुट मिलता है हमको डीसी। तो किससे बदलते हैं हम, तो बदलते हैं किससे, कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर का जो कार्य है वो जनरेटर में क्या है, एसी को डीसी में बदलना है, और मोटर में क्या है, डीसी को एसी में बदलना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए, ये जो कनेक्ट होता है आर्मेचर से कम्यूटेटर, तो वो दो तरह से होता है, एक लाइव वाइंडिंग से, एक वेव वाइंडिंग तरीके से। लाइव वाइंडिंग क्या है, या लो वोल्टेज जहाँ जरूरत होता है और हाई करंट वहाँ प्रयोग किया जाता है। जबकि वेव वाइंडिंग क्या होता है, हाई करंट के लिए होता है। लैप में पैरेलल पाथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, ए बराबर पी। और इसका एक ट्रिक है, एक ही याद रखना है, लैप का आखिरी अक्षर क्या है, पी है, और पी मतलब पोल की संख्या, और वेव में क्या होगा, दो होगा ही। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वेव वाइंडिंग भी हो गया। अब ब्रश आता है। ब्रश क्या होता है, तो ब्रश जो होता है कार्बन का बना होता है, और यह कम्यूटेटर पर टकराता है। ये जब कम्यूटेटर है हमारा उसके साथ ये जुड़ा होता है और बाहरी सोर्स को आउटपुट प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आउटपुट किससे मिलता है, तो कम्यूटेटर से नहीं, ब्रश से मिलता है, ठीक है। ब्रश जो होता है वो पैरेलल पाथ के बराबर होता है, ठीक है। ब्रशों की संख्या क्या होगी, दो होगी, किसमें, वेव में, और लैप में कितना होगी, पोल की संख्या के समान होगी। ये भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब इसके अलावा इंटरपोल की चर्चा हम कर लिए हैं। इसके अलावा और एक चीज़ चर्चा करना है, ये देख लीजिए डमी कॉइल क्या होता है। जब हम शाफ्ट पर आर्मेचर माउंट करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, एक बियरिंग प्रयोग करते हैं ताकि वो घुमा सके इसको, तो ये बॉल बियरिंग प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन अभी पूछता है आपसे कि डीसी जनरेटर में कौन सा बियरिंग प्रयोग होता है, तो बॉल बियरिंग।
जो गोले आकार के छर्रे वाले बियरिंग होते हैं वो बॉल बियरिंग कहलाते हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन सा बियरिंग, तो बॉल बियरिंग। और डमी कॉइल में कोई सप्लाई नहीं होता है, ये बियरिंग को स्थिर रखने के लिए, यानी मैकेनिकल रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक तार बांध दिया जाता है ताकि अपने स्थान से खिसके नहीं ये, उसी को कहते हैं डमी कॉइल। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डमी कॉइल का कार्य क्या है, तो डमी कॉइल क्या है, रोटर को या आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इस तरह हमने आज संरचना देखा है डीसी जनरेटर का, और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन भी आप देखे होंगे। अब आप, हमने पहले ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ डीसी जनरेटर पार्ट 1 जो संरचना से है, उसको आप बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बनेगा और किसी बुक से संरचना से बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसका अगला लेकर आएंगे मॉर्निंग में, उसको देखिएगा, उसमें हम कार्य पद्धति पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर तीसरा वीडियो आएगा जो यूजेज पढ़ेंगे। तो आपको सारा वीडियो पढ़ने के बाद कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।